वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आज खत्म हो जाएगा। हाँ, सब कुछ अच्छा रहा तो, वरना फिर अगली क्लास में तो हो ही जाएगा। फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, आओ शुरू करें। क्योंकि ये चैप्टर आधा अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों को याद हो तो अपन ने जब पीछे पढ़ रहे थे तो अपन ने टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ पढ़ लिया ना। वही सब कुछ वापस से है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वो भी अपन सब पढ़ चुके हैं। तो वापस से एक एक चीज़ को दो दो बार बस पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो फिर भी अपन आपको बता देते हैं। सबसे पहले बार मैग्नेट की बात करी जाए तो बार मैग्नेट दिखने में ऐसी होती है। ये बात आप में से सभी को पता है, ऐसा कोई है जिसे नहीं पता? सबको पता है। बार मैग्नेट में एक प्लस एम होता है, दूसरी तरफ माइनस एम होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको एल बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को एल नॉट बोलते हैं। जो प्लस एम होता है इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वाली नॉर्थ वाली साइड है और ये साउथ वाली साइड है। जो स्मॉल एम है वो पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। एंड कैपिटल एम इज कॉल्ड स्मॉल एम इनटू लेंथ। जनरली होना तो आइडियली एल नॉट चाहिए, लेकिन अपन एल से काम चलाते हैं क्योंकि हमें ये पता है जो एल नॉट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5/6 एल होता है। कई बुक में इसको 0.5/6 लिखा है, 0.83, और कई जगह 0.91 लिखा है। तो जो भी आए, तुम 5/6 अगर ऑप्शन में देखे तो 5/6 टिक कर देना, 0.91 देखे तो 0.91 टिक कर देना। वो यही है बेटा, 5/6 का मतलब ही 0.83 है। ये बात अपन सारी कर चुके हैं, इसमें अपन को कुछ नहीं बताना। इसको अपन कैपिटल एम को बोला करते थे। कैपिटल एम था, क्या था? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैं कह रहा एक दिन तो होगा पढ़ाए हुए, तो याद हो गई। और इसमें जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे तो डायरेक्शन थी मेरे पास साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन भी सबको पता ही है। ये सब बातें अपन कर चुके थे बार मैग्नेट के बारे में। वापस से लिखने की अगर किसी की इच्छा तो वापस से लिख सकता है, वरना सब लिखा हुआ है ही आपके पास। लिखने की इच्छा है क्या? बिल्कुल नहीं। लिख लेते हैं सर, नोट्स बन जाएंगे। अरे रे, कितनी दुर्गति है। क्या करूं मैं भाई, क्या करूं मैं इनका। तो ठीक है, यहाँ पर जो एल है इसको बोलते हैं जियोग्राफिक लेंथ। और एल नोट को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। सब कुछ पता है तुम्हें, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहली बार बता रहा हूँ। ये सब डिस्कस अपन पहले कर चुके हैं। जो नालायक लिखना चाहते हैं लिख लेंगे। छापो छापो, देख रहा हूँ मैं कितनी जल्दी छाप रही है। कितने लोग नहीं लिख रहे हैं? ये समझदार लोग हैं। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? गजब आदमी है यार वो। अच्छा, आज गलती से वो टी शर्ट नहीं लेके आया होगा फुल वाली। बंधु,
आगे चले बंधुवर। तो सुनो मेरी बात, सुनाए क्या? यहाँ तक कोई समस्या है क्या तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो यार, अगर तुम्हें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने सोलेनॉइड देखा होगा। सोलेनॉइड के जब अपन डिस्कशन कर रहे थे तो सोलेनॉइड के डिस्कशन में हम लोगों ने ऐसा देखा था कि इसमें इस तरीके से अपन ने कुछ वाइंडिंग्स कर दी थी, और ये वाइंडिंग्स जो हैं इनमें करंट ऐसे फ्लो करा दी, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन इधर आई थी, इसमें करंट आई था, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू म्यू नॉट टर्न डेंसिटी इनटू करंट थी। याद आ गया क्या? ठीक है। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर सोलेनोइड की अगर फील्ड लाइंस बन जाए तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। आप लोगों ने इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड की फील्ड लाइंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। मतलब आपने उसमें ये देख लिया था कि ये सारी की सारी बीच में रहती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड है तो। क्या राइटिंग लिखी है भाई, मज़ा आ गया। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं, लेकिन एक्चुअल में सोलेनोइड की जो फील्ड लाइंस है वो जैसे चित्र बना रखा है ऐसी दिखती हैं। ये 3D में बनी हुई है। मतलब अगर अपन इनको देखना चाहें तो जैसे मैं एक बना के दिखा दूँ, दिख गई क्या? ये वाली भी दिख गई। सिमिलरिटी नीचे भी होगी। ये कट नहीं करती, यहीं पे बना देते हैं। गंदी बात है, ऊपर ही बना देते हैं। इस तरीके से है। फिर यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ये भी दिख रही हैं, यहाँ से भी एंटर और एग्जिट कर रही हैं। क्या ये देख पा रहे हो? मतलब अगर ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिख रही हैं, जिनको मैं यहाँ पर अलग से ही दिखा देता हूँ। जैसे ये अगर सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड की अगर फील्ड लाइंस मुझे बनानी है तो फील्ड लाइंस ये हैं। अगर इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है तो रंग भी इसका बदल दिया जाएगा, लाल कलर के तार से बना देते हैं। अगर इसमें इस तरीके से करंट जा रही है, साई करंट जा रही है, तो साई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन बाहर होगी वो एकदम अपोजिट होगी किसके? अंदर वाले से। अगर अंदर यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो अंदर लेफ्ट में है, तो बाहर किधर होगी? राइट में। तो ये फील्ड लाइंस जितनी भी हैं ये यहाँ से भी एंटर एग्जिट कर रही हैं, है ना? यहाँ से भी एक बना दो। अब लेकिन जब तुम इसको ड्राइव कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, तो वहाँ पर तुमने याद करो जब यहाँ पर अपन ने इस तरीके से लूप बनाया था, वो वाला लूप याद है क्या तुमको? एम्पियर सर्कुलर लूप वाला जो लूप बनाया था, तो यह बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0 माना। लेकिन रियल में अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला नहीं है। तो डेरिवेशन के वक्त हम जो डेराइव कर रहे हैं वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब आप फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे तो फील्ड लाइंस पढ़ते वक्त आप लोगों ने ऐसा बोला था कि फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एंगल पर एंटर या एग्जिट कर सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही एंटर करती है और परपेंडिकुलर ही एग्जिट करती हैं। ये वाली बात याद है क्या? नहीं याद हो तो इसको भी लिखा देंगे अभी। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस कैसी दिखती है, तो आपको ये वाला चित्र बनाना है। ये वाला तो आप बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो आप एक अच्छी सी हेडिंग लिखिए, फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड, और ये चित्र बना दीजिए क्यूट सा। आगे बढ़ते हैं।
देखो, हम बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस देखना चाह रहे हैं। इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस ये इंपॉर्टेंट है, आती हैं बनाने को, खूब आती हैं। देखो, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनाना भी बहुत आसान है। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनाने के लिए तुमको, जैसा अभी तुमने इससे पहले सोलेनॉइड देखा, सोलेनॉइड भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो फील्ड लाइंस भी दोनों की सेम ही बनेगी। बस मैं 4 ही बनाऊंगा। हालांकि बीच में भी होंगी, लेकिन मैं वो बनाने वाला नहीं हूं। ओके जी। एक ऐसी बना दो, अच्छी लगेगी। हॉरिजॉन्टल एक लाइन, टिंग 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 टिंग। तुम लोगों को रंग नहीं बनाने ऐसे रंग बिरंगे, है ना? बन गई। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकता है। बार मैग्नेट क्या होता है? तो बार मैग्नेट ऐसी चीज है जिसमें 2 पोल हैं, इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ है, डाईपोल हैं, जिनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। नहीं नहीं, इसमें एक लाइन लिख ली जाए। मैग्नेटिक फील्ड inside the bar magnet, magnetic field inside the bar magnet, magnetic field inside the bar magnet is from south to north, is from now south to north. Magnetic field inside the bar magnet is from south to north, but outside it is north to south, but outside it is north to। चमक गया? बन गया? छाप भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं। इन प्रॉपर्टीज को गौर से देखा जाए, ये सब हम पहले से लिख चुके हैं। आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो उसे पढ़िए और खुद समझिए। कहीं कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए। पिछले चैप्टर में कहाँ लिखी हुई है वो पेज भी खोल लीजिए। रजिस्टर ही खत्म हो गया। कोई नहीं दिख रही क्या? कोई नहीं दिख रही क्या? सब वही पुरानी है। क्या कह रही हैं? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। सेम बात है कि जहाँ भी अपने को पता करना है यहाँ पर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, वहाँ पर अपने को क्या बना देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वहाँ पर क्या बना देना चाहिए अपने को, टेंजेंट बना देनी चाहिए। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर डेंसिटी कम होगी वहाँ पर इंटेंसिटी भी
कम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसने रीजन भी बता दिया, ये रीजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये मान लो दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और हमें अगर पता करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो इसका सिंपल सा मतलब हमने पढ़ रखा है कि अगर मान लो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर इसके अलोंग बनाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। भाई एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकती हैं, एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होगी, इसीलिए कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये रीज़न भी लिखा रखा है, ये रीज़न आपकी कॉपी में लिखा हुआ है क्या है? अच्छा, कुछ के में लिखा है, कुछ के में नहीं लिखा, जब बताया था याद है मतलब, चलो सेम है ना। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन एंटर और एग्जिट एट एनी एंगल, ये लिखा है तो भाई से सब कुछ लिखा रखा है। फिर बस जो इसमें से जिन बच्चों ने पिछली बार जिनके नोट्स नहीं है, जो लेट ज्वाइन किए हैं, वो चाहे तो लिख सकते हैं। एक ही है, हृदय है। तुम आ गए थे तब तक क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात भी अपने समझ में आ गई। आगे चलें। ये सड़ नो सड़, ओके सड़ा। डाइपोल एनालॉजी। देखो भाई, जो जो तुमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो बात करी थी वो अपन सारी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और अब हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म में बात कर रहे हैं। आओ बातें करें। तो सबसे पहले तुमने बात करी थी, वहां पर एक टर्म थी जिसको बोलते थे 1/4πε0, जो कि यहाँ पर किससे रिप्लेस हो गई? μ0/4π। इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁻⁴। यहाँ पर वैल्यू कितनी है? एक बात है सबके समझ में आ गई। यहाँ पर तुम एक चार्ज बोला करते थे, यहाँ पर आपने उसको एक पोल स्ट्रेंथ बोला है। क्या ये? पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप इसको डाइपोल बोला करते थे, डाइपोल की पोल स्ट्रेंथ की क्या था? डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया आपके पास डाइपोल मोमेंट। यहां पर m वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, मतलब जहां जहां p है वहां m से, कैपिटल M से काम चल जाएगा। और क्या पढ़ाया आपने इसके अलावा? और कुछ नई टर्म्स दिखी क्या? नहीं। तो फिर अब आपको और देखनी चाहिए नई टर्म्स में, टॉर्क देख लेना चाहिए। टॉर्क क्या होता है? यहां पर टॉर्क था P क्रॉस E, याद आया क्या? यहाँ पर टॉर्क को आप पी ई साइन थीटा भी लिख सकते थे। यहाँ पर टॉर्क कितना है? एम क्रॉस बी, और यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे? एम बी साइन थीटा। ठीक है जी। डेफिनेशन बाकी डिटेल में अपन पढ़ाई चुके हैं आपको सब। फिर हम बात कर देंगे वर्क की। तो वर्क कितना था? वर्क था एम बी कॉस, सॉरी इधर था, यहाँ पर वर्क था पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। जब θ1 से θ2 अगर अपन को डाइपोल को घुमाना है तो ये वर्क था। यहाँ पर अगर वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। वर्क के बाद एक पोटेंशियल एनर्जी भी थी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या माइनस पी ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस एम डॉट बी वेक्टर, मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा। सारी बातें चमक गई। तो जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में था वैसे ही मैग्नेटिज्म में है। फॉर्मूले में बस कुछ कुछ चीज़ें रिप्लेस हो गई हैं, बाकी सब कुछ एक जैसा है। आप लोग चाहें तो छाप सकते हैं, छाप सकते हैं क्या? छापना ही है।
एक साथ लिख जाएंगे एक ही जगह सबके सारे फॉर्मूले। आगे देखते हैं। डायपोल एनालॉजी से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। आप लोग सब समझदार बच्चे हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। जैसे एक चीज़ होती है जिसे अभी आपने देखा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, देखा कि नहीं देखा? अब टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक एम इधर पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो जीरा नहीं जीरो है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? जीरो। ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है भी सोचते हैं। तुम लोगों को इक्विलिब्रियम का मतलब ये पता होगा कि ऐसी बॉडी जिस पर टॉर्क और फोर्स दोनों ही जीरो हो। तो इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब ये होता है, कहीं अगर लिखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है कि इस पर फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो। अब एक ये माइनस एम है, एक ये प्लस एम है, ये बन गया तुम्हारा एम वेक्टर। अगर तुमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे इधर फोर्स लगेगा स्मॉल एम बी और इस पे इधर फोर्स लगेगा कैपिटल एम बी। तो फोर्स तो हमेशा कितना रहेगा डायपोल पे? ये बात अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छे से पढ़ी थी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो रहेगा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है? टॉर्क तो जीरो हो गया, फोर्स भी जीरो है, फोर्स तो हमेशा जीरो है। तो जैसे इसका मतलब तुम अगर इसको एम जो रखा हुआ है वो ऐसा है, इसको हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस कर दो किसी एंगल पे। तो जैसे ये अगर बी है और इसको अगर अपन ने हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर दिया तो ये एम वापस से लौट के इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो वापस से अगर इधर करोगे तो वापस से फिर इधर आएगा। कोई भी चीज़ अगर लौट के बार बार वापस से अपनी सेम पोजीशन पर आ रही है, इसका मतलब इस तरीके का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो मेरे लिए याद करने के लिए चीज़ पॉइंट हो गया कि जब थीटा जीरो है तो इक्विलिब्रियम का जो टाइप होगा वो कौन सा होगा? स्टेबल। इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से सोचा जाए, एम को इस बार इधर ले लेते हैं, बी को इधर ले लेते हैं, तो इस केस में थीटा कितना हो गया? टॉर्क तो अभी भी कितना है, लेकिन क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये मैंने कैसे सोचा कि भाई देखो एम इधर रखा है, बी इधर है, एम इधर रख दिया और एम को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही मैं एम को डिस्प्लेस करूंगा वापस से वो इधर आएगा कि नहीं अलाइन होने? वापस नहीं आएगा। इस बात में कोई डाउट है कि जैसे मैंने ये इधर रखा हुआ था एम, इसको मैंने हल्का सा इधर खिसकाया तो ये इधर चला जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या? मैं प्रूफ कर देता हूँ ना, इतना क्या परेशान हो रहे हो, बहुत छोटी सी बात है। जैसे इधर तुम्हारे पास बी था, यहाँ पर ये डायपोल रखा हुआ है, ये तुम्हारा प्लस एम है और ये माइनस एम है, ठीक है। जैसे तुमने इसको इधर पड़ा हुआ था, ये डायरेक्शन इसकी एस से इधर थी, ये अपोजिट पड़ा हुआ था, हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एम बी, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम बी, तो इसको रोटेट करके इधर लेके आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कभी भी वापस से ये सेम पोजीशन पर लौट के आने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई? जैसे अगर ये चार्ज होता प्लस क्यू तो यहाँ पे फोर्स कितना लगता? क्यू ई। यहाँ पर स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कितना हो गया? एम बी। तो ऐसे घुमा देगा इसको। हाँ तो डायरेक्शन है ना बेटा, इधर बी है तो इसके अपोजिट लग रहा है ना फोर्स। बिल्कुल, ये घूमता ही रहेगा। ये क्या होगा कि यहाँ से ऐसे छोड़ा, ऐसे जाएगा, फिर आगे और जाएगा, फिर वापस यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें चमक गई होंगी आपके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मोशन पीरियोडिक ही होगा, ऑसिलेशन टाइप का होगा, एसएचएम नहीं होगा। तो टॉर्क की कहानी पूरी समझ में आ गई, टॉर्क में कोई डाउट नहीं। अब टॉर्क के बाद ना अगली कहानी है पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे यू तुम्हारे पास कितना था? माइनस एम बी कॉस थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, मतलब एम बी ऐसे पड़ा हुआ है, बी भी ऐसे है,
एम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाए, 0। तो इस केस में मैं जो पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, -mb। ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है। तो कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब एंगल 0 होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, जब थीटा की वैल्यू हो जाए 180 डिग्री, मतलब m इधर पड़ा हुआ है और b इधर है, तो इस केस में अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mb cos 180 कितना होता है, -1। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो u मैक्स जो आएगा वो हो जाएगा प्लस का mb। तो मैक्सिमम कब मिल रहा है, 180 पे, और मिनिमम कब मिल रहा है, 0 पे। एक तीसरा केस और डिस्कस कर सकते हैं कि अगर एंगल सपोज करो 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल 90 डिग्री होते ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है cos 90 कितना होता है, 0। मतलब m इधर पड़ा है, b इधर है, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो अपना काम बन गया, इस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है उस वक्त इस पर टॉर्क मैक्सिमम है, उस वक्त इस पर टॉर्क मैक्सिमम है। देख कैसे, यहां पर अगर मैं थीटा को 90 रख दूं, मतलब तेरा b इधर है, m इधर है, ये एंगल कितना रख दिया, 90। एंगल थीटा को 90 रख दे ही जो टॉर्क आएगा वो हो जाएगा एम बी, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो टॉर्क की जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टॉर्क लग ही नहीं सकता। तो जब टॉर्क मैक्सिमम है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ऐसा होना भी चाहिए। कोई बॉडी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास कुछ एनर्जी हुई तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। समझ गए बात को। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है, स्टेबल में, और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और 0 कब है, जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है। सारी बातें समझ गए, रिलेट कर लोगे, ठीक है। छापना शुरू करो। चलो भाई आगे देखा जाए। भाई साहब, मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ, इन दोनों को मिला के कुछ कंक्लूजन निकाला गया है। कंक्लूजन तुम्हें पहले से लिखा रखा है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, लिखा रखा है ना, ठीक। तो देखो बात ऐसी है कि तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को अपन ने फ्लक्स बोला था, हाँ या ना। ये गॉस लॉ हो गया था, इसको गॉस लॉ बोला था। तो बात यह है कि अगर हम इसको मैग्नेटिज्म में सोचें, तो मैग्नेटिज्म में अगर आप जैसे ही क्लोज्ड इंटीग्रल लिखेंगे बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या बी डॉट डेल्टा एस, कुछ भी लिख लो, ये वैल्यू 0 आएगी, मतलब जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। अब आओ इस पे डिस्कशन करते हैं अपन लोग आराम से बैठ के, ऐसा आगे क्यों हो रहा है, इसी को तो समझना है। तो बात ऐसी है दोस्त कि फ्लक्स 0 तब होता था जब मेरे पास क्यू नेट 0 हो जाए या क्यू एनक्लोज 0 हो जाए, ये मतलब था। मतलब जब भी किसी डायपोल को अपन पकड़ के यहाँ पर -q यहाँ पर +q, अगर अपन ऐसे कोई सरफेस बनाते थे तो उसके अंदर नेट चार्ज 0 होता था, इसकी वजह से उससे पास करने वाला फ्लक्स कितना हो जाता। ये हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी क्लोज सरफेस है, जितनी लाइंस फील्ड लाइंस इनकमिंग है, जितनी फील्ड लाइंस आउटगोइंग है, जितना फ्लक्स आ रहा है और जितना फ्लक्स जा रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो नेट फ्लक्स 0 रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई जब मेरे पास एक मैग्नेट आई। इस मैग्नेट को मैंने देखा, इस मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ पर +m रखा हुआ है पोल, यहाँ पर -m पोल रखा हुआ है। इसकी मैं फील्ड लाइंस बनाता हूँ, तो इसकी फील्ड लाइंस ये बन गई।
बच्चू रुक जा, अभी बात है। बोले बच्चे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही अपन ने यहाँ पे इसको रखा, तो अब अपन चाह रहे हैं कि मैं एक पोल को रखता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं गॉसियन सरफेस ये बना दूँ, तो इस लाल वाली से पास करने वाला फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा क्या? लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सपोज कर मैंने इस माइनस एम जो है, इस माइनस एम को एक लूप में बंद कर दिया। ये अपन ने क्लोज्ड एरिया बना दिया। इस क्लोज्ड एरिया को गौर से देख, जितनी फीड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी उतनी फीड लाइंस यहाँ से एग्जिट करेंगी। तो इससे पास करने वाला नेट फ्लक्स हर बार कितना होगा? वहां पर तुम कोई भी चार्ज को रख रहे थे, कोई भी चार्ज को रखने पे क्या हो रहा था कि Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी एक पोल को रख रहे हो ना, उस पोल के साथ क्या प्रॉब्लम है, जितनी भी फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस, ठीक है। इसका दूसरे शब्दों में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड लूप फील्ड लाइंस हैं। अगर कोई फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी तो कोई भी आप एरिया बनाओगे तो जो फील्ड लाइंस आएंगी उतनी फील्ड लाइंस। तो मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूं कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करी जाए, अगर आपने क्लोज्ड एरिया बना दिया तो क्लोज सरफेस से पास करने वाला नेट फ्लक्स हमेशा ही कितना होगा? अगर हमेशा ही नेट फ्लक्स जीरो है क्लोज सरफेस से, तो यहाँ पर जब तुम क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? अगर वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो ये वाली टर्म है ये हमेशा जीरो रहेगी। मतलब तुम कभी भी माइनस एम को सोचो कि नहीं यार, माइनस एम के चारों तरफ फील्ड लाइंस निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो है। इसका मतलब अकेला माइनस एम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। माइनस एम के साथ साथ और क्या होगा साथ में? प्लस एम। तो इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स ऑल्सो कॉल्ड मोनोपोल्स आर नॉट आर नोन टू एक्सिस्ट। इसको हमने लिखाया था मोनोपोल्स डज नॉट एक्सिस्ट। क्या पूरी कहानी समझ गए? समझ में आ गया ऐसा क्यों क्यों नहीं हो रहा? छाप लेंगे। देखो, यहाँ पर आप चाहें तो ये जो टेबल है इसमें दो फॉर्मूले और लिख सकते हैं। इच्छा है क्या? मतलब वैसे तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, इसका फॉर्मूला था 2 kp/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका फॉर्मूला था -kp/r³। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाएगा μ0/4π2m वेक्टर/r³। और यहाँ पर बी इक्वेटोरियल बन जाएगा μ0/4π-m/r³। ये दो बातें और लिख लोगे तो आपका पूरा फॉर्मूला टेबल कंप्लीट हो जाएगी। कभी भी याद करना हो इसको छप रट्टा मारो, पूरा चैप्टर खत्म। कोई बात नहीं, पड़ोस में लिख ले। हाँ, हाँ भाई पीछे, ठीक है, सब बढ़िया। पेपर में इस बार फोड़ना है, उठ के मत आना पेपर में इस बार। और इस बार सबके नंबर चाहिए अपने को, फॉर्मूले वामले रट्टा मार के जाना सब। उसका एक काम कर सकते हैं, पेपर सबको बता देते हैं पहले से, है ना? पेपर सबको बता देते हैं। तो मैं पेपर बता देता हूँ, जो भी नोट्स में लिखा है, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उतना कर लोगे तो पूरे में से पूरे ले आओगे मुझ में है भाई। ऐसा मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली ये वाला आएगा, याद कर ये वाला आएगा। बिल्कुल, हमेशा ही एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक दे दो मुझे। समझ गई वो मॉड्यूल। आहाना कुछ कहना चाह रही हैं? लाओ।
ये बुक में अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया अपन ने इस चैप्टर का, पिछले वाले का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस दिए थे क्या? कितने किए हैं? बस? कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन दिए थे? 12 क्वेश्चन हो गए? एक से 8 और 11 12, बहुत बढ़िया। अब होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 10 भी कर सकते हैं आप, 9 10 भी कर सकते हैं, है ना? उसके बाद 13 13 17 13 17 18 18 के बाद 19 अच्छा क्वेश्चन है, 19 मजा आएगा इसको करोगे सॉल्व तो। 16 तो तुम्हें करना नहीं ना, साइक्लोट्रॉन है ना। 20, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा लल्लू क्वेश्चन नहीं है, लल्लुआ क्वेश्चन। बाकी एंगुलर मैग्नेटिज्म अभी पढ़ाया नहीं तुमको। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 याद करना है ना, 40 याद करना है, बोर्ड के लिए नहीं है, जेई के लिए है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। थ्योरी का क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का। 41, दैट्स इट। कितने क्वेश्चन हैं? आराम से करो, पेपर के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ, पेपर में नहीं आएगा ये सब, आ भी सकता है, क्या पता। अरे पेपर के लिए ऐसे एक बात बताओ, तुम लोग पहले जब मैं गया था तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले? और नोट्स करो बस, इसके अलावा और कुछ बोला है क्या? अब ज़्यादा करने की इच्छा है तो करो, सॉल्व करो फिर, वरना तो कब का। मतलब आज बनाया, आज बनाया। हाँ तो टाइम हो गया ना, 4 घंटे हो गए। देखो भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, कछुए देख इधर। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि, यार तुम खुद देखो मैं क्या बताऊँ।
तुम में से 80% बच्चे समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले तुम लोग समझ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। क्या कह रहा है? समझ गए? नहीं समझे? भोले बच्चे। चलो शुरू करें। उम्मीद है समझ में नहीं आया होगा। आ गया तो बताओ। आ गया क्या? नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं तुम्हें अलग से ही बता देता हूँ। यहाँ पे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल का नाम है पी, ओरिजिन पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल है। इस डाइपोल की जो ये वाली लाइन है ये इसकी एक्सिस कहलाएगी, और ये वाली लाइन इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगी, हाँ या ना? तो तुमने अभी जो फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूले में एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन एम के अलोंग थी, और इक्वेटोरियल पर एम के अपोजिट थी। विवान क्या हो गया बेटा? तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा एम की डायरेक्शन में। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एम के अपोजिट होगा, एम ऊपर है ना ये एम वेक्टर, उसके अपोजिट हो गया यहाँ पे बी, और यहाँ पर बी इसके अपोजिट होगा। हालांकि मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा सब बी का, मैंने सिर्फ डायरेक्शन बनाई है। और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड इधर होगा और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड इधर होगा, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन ही इक्वेटोरियल है। इतना चमक गया। अब वो क्या किया कि कुछ डायपोल उठाया नए एकदम, और दूसरे आइडेंटिकल डायपोल। निडल भी एक डायपोल होती है, बात पता है? जैसे कोई बोल रहा है ना मैग्नेटिक निडल, तो कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ मैग्नेटिक निडल, तो मैग्नेटिक निडल का मतलब बस ये है कि वो ऐसी दिखती होगी। लेकिन उसकी एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ, तो ये डायपोल की तरह ही काम करेगी। सही बात है? बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि हमने कुछ जगह अपन ने अपने ये मैग्नेटिक जितने भी डायपोल से डायपोल रख दिए। तो एक डायपोल तो रखा है यहाँ पे जिसकी डायरेक्शन है इधर, दैट इज Q3। एक डायपोल यहाँ रखा है जिसकी डायरेक्शन, जिसका नाम है Q4। एक डायपोल यहाँ रखा है जिसका नाम है Q5, उल्टा रख दिया। ये रखा है Q5। एक डायपोल यहाँ रखा है दैट इज Q1। एक डायपोल यहाँ रखा है दैट इज Q2। एक डायपोल यहाँ रखा है दैट इज Q कितना है 6। सारे डायपोल रख गए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल P प्लेस्ड एट पॉइंट P। एक डायपोल ये रखा है, मतलब निडल रखी है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अपन ने डायरेक्शन से एरो बना दिया, एम वेक्टर। द अदर एरोज शोज डिफरेंट पोजिशंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। अलग अलग जो निडल रखी गई हैं ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज निडल Q। तो Q अपन ने अलग अलग रख दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 सुइयां रख दी, मतलब 6 मैग्नेटिक डायपोल रख दिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। किस में इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो हमको पता है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो कहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो हमें पता है जहाँ थीटा 0 और 180 होता है वहाँ पे टॉर्क 0 होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो सबसे पहले थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा कितना है? 0। यहाँ पे थीटा कितना है? 180। यहाँ पे थीटा है 90। यहाँ पर भी थीटा कितना है? 90। यहाँ पर थीटा कितना है? 0। यहाँ पर थीटा कितना है? 180। सारे थीटा पता चल गए। तो 0 और 180 को छोड़ के बाकी सब स्टेबल इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो कहाँ पे का इक्विलिब्रियम नहीं है? तो Q1 और Q2।
तो इसका आंसर मुझे पता चल गया, इट इज Q1 एंड Q2। ये दो पोजीशन ऐसी हैं जो कि रंग दिख नहीं रहा है, लाल रंग कर देते हैं। इट इज Q1 एंड Q2। ये दो पोजीशन ऐसी हैं जो अपने को, जहां पर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। अब बोल रहा है कहां पर स्टेबल है और कहां पर अनस्टेबल है। तो हमको पता है जो 0 था वो स्टेबल था, तो स्टेबल मतलब 3 और 6 स्टेबल हो गया, मतलब Q3 एंड Q6 ये हो गया स्टेबल। अब बात करते हैं अनस्टेबल की, तो 180 मतलब 4 और 5, तो Q4 एंड Q5। फिर हमसे कह रहा है कि विच कन्फिग्रेशन करस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कन्फिग्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब थी, जब थीटा कितना था, 0। थीटा 0 कहां पर है, अगेन दो पोजीशन है मेरे पास, कौन कौन सी, Q6 एंड Q3। ये तो हो गए 3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछे हैं उसने। अब देखो अपन और भी डिस्कस कर सकते हैं। वो जगह बताइए जहां पर इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पर है, इसका डी पार्ट बना देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पर है, जहां पर एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 कहां पर है, Q1 एंड Q2 पे। ऐसा भी कोई पूछ सकता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है। तो जहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब एंगल 180 होना चाहिए। एंगल 180 वाले कौन कौन से हैं, Q4 एंड Q5, Q4 एंड Q5। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंगल 0, मतलब Q3 एंड Q6। समझ गए पूरा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दिया। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। कैसे, फीड लाइन सोचने से क्या पोटेंशियल एनर्जी सोच पाओगे, नहीं मतलब क्या उससे क्या पता करेंगे अपन। तो डायरेक्शन तो अपन ने वैसे ही पता कर रखी है, डायरेक्शन तो मुझे पता ही है। हाँ वो फीड लाइंस वैसी ही बनती है, तो सही बात है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगली चीज देखते हैं। अगली चीज इसके बाद जो अपने को देख लेनी चाहिए वो है, यहां से ये चैप्टर में दो तरीके से पढ़ाई होती है। मैं दोनों तरीके तुम्हें बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में एक दिया है, अपन वो एक ही पढ़ेंगे। हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास एक मटेरियल है, एक ब्लॉक है, सिंपल ऐसा समझ लो। ये ब्लॉक कॉपर का आयरन का हो सकता है, कोबाल्ट का हो सकता है, किसी चीज़ का एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को अपन चाहते हैं मैग्नेट बन जाए, प्रॉपर मैग्नेट। अभी इसके पास कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, मैग्नेट बन जाए। तो मैग्नेट बनाने के लिए क्या काम करते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस समझते हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट आएगी, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू dQ/dt। अगर चार्ज घूम रहा है, चार्ज के जो रेट है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास कर रहा है, वो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस चार्ज के घूमने से करंट आएगी। अगर करंट आ रही है तो ये लूप जैसा दिख रहा है, इस लूप में अगर करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट है। इतना समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहाँ पर जितने भी एटम है, हर एटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन और हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे भी तो रोटेट कर रहा होगा, स्पिन, स्पिन समझते हो ना, मतलब सूरज जैसे अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी स्पिन कर रही है और सूरज के चारों तरफ रोटेट भी कर रही है, आया ना। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ किसकी वजह से, जो रोटेट हो रहा है, अर्थ चारों तरफ रोटेट हो रही है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट हो रहा है। एक तो उसकी वजह से, और दूसरा अपनी एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। दोनों समझ में आ गए। तो दो रीजन समझ में आए, स्पिन होने की वजह से भी मैग्नेट बनती है, गोल गोल घूमने की वजह से भी मैग्नेट बनती है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मतलब मैग्नेट बन रही है। और
तीसरा एक रीज़न होता है कि एक छोटे छोटे जितने भी ये रीअलाइन होके मतलब अलग अलग डायरेक्शन में छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मटेरियल के अंदर हैं, इनकी डोमेन बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? डोमेन्स। मतलब सेम नेचर के कुछ ना कुछ जो डाइपोल हैं वो एक जगह तरीके से अलाइन होके एक पैकेट्स जैसा बना देते हैं, एक स्पेस में आ जाते हैं। उस स्पेस को अपन डोमेन कहते हैं। तो तीन तरीके से तुम्हारे पास जो मटेरियल हैं उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। मतलब वो तीन तरीके से मैग्नेट बन सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मैग्नेट क्यों बन सकते हैं। एक तो गोल गोल घूमने की वजह से, एक खुद के स्पिन करने की वजह से, और एक डोमेन की वजह से। इतना चमक गया? ठीक है, ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक, अब क्या किया कि अपन ने इस मटेरियल को लेके आके एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हुआ कि जितने भी ये आड़े तिरछे पड़े हुए थे सारे के सारे एकदम अलाइन हो गए। आया ना? सबकी एकदम डायरेक्शन एकदम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। तो इस मैग्नेटिक जो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर के कंपैरिजन में तो बढ़ गया ना। कैसे बढ़ा? देखो, और अंदर समझते हैं। जैसे ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस 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 बन गए सारे माइनस प्लस। जैसे एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है, तीन डायपोल करके समझा देते हैं। तो इन तीनों ने मिलके इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो नेट इधर आया कि नहीं आया मैग्नेटिक फील्ड टाइप से। ऐसे ही पूरे रीजन में हर एक का मिला के नेट मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर वाला जो भी इंड्यूस हुआ इसकी वजह से आया, जो रीअलाइन होने से आया। और बाहर भी था बी, तो नेट अंदर कितना हो गया? ये बी प्लस बी इंड्यूस। तो बी नेट जो हो गया मटेरियल के अंदर, वो बी प्लस बी इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? एक तो बाहर वाला तो है ही, साथ में अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट थे उनके अलाइन होने से हो गया। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। इतना समझ में आता है? ठीक है, अब ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए, तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हटाने से अंदर वाली जितने भी ये अलाइन हो रखे हैं इनके पास दो ऑप्शन है। वापस से जैसे थे वैसे हो जाएं, या फिर जैसे छोड़ के गए हैं वैसे ही रहें। यही दो ऑप्शन तो है। तो अगर ये जैसे हैं वैसे रहे तो मैग्नेट बन गई। तो उसके देख, अगर ये जैसे ये छोड़ के गया अगर वैसे ही रह गए तो इधर नेगेटिव हो गया और इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। ये नॉर्थ बन गया, ये क्या बन गया? साउथ बन गए मैग्नेट। लेकिन अगर वापस से रीअलाइन हो गए, वापस से जैसे पहले थे वैसे हो गए, तो फिर ये मैग्नेट अभी नहीं बनी। तो ऐसे मटेरियल मैग्नेट बनाने के लिए अच्छे मटेरियल नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में ढेर सारी चीजें थी पहले, अब जो हट चुकी हैं। जैसे एक तो ये कि ये किस तरीके से बन रहा है, ये पूरा डिटेल में था। दूसरा, इसके बाद तुम्हारे सिलेबस में था कि डाई पैरा फेरो टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। अब तो बेसिक बेसिक रह गया है। इसके अलावा तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर था। इसके अलावा ये तुम्हारे पास एटॉमिक मैग्नेटिज्म था। फिर उसके बाद भी एक दो चीज़ें और थी जो मैं भूल रहा हूँ, वो सब कुछ अभी हट चुकी हैं। तो अभी बस जितना काम का उतना पढ़ेंगे। ये जो चीज़ें हट गई हैं ये अपन वापस से पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे ज़रूर एक बार जब ख़त्म हो जाएगा तब, क्योंकि जेई नीट में तो आ ही सकती है। ठीक है, चलिए एडवांस में आ सकती हैं नीट में तो ये, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर क्या ही आएगी। इतनी कहानी समझ में आ गई पूरी? ठीक है, इसके बाद अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अब हम आगे का जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए, तो फिर पहली चीज जो पढ़ने जैसी है वो है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या है कि जैसे अभी तुमने एक सैंपल लिया, वो सैंपल देखा था ना अभी, उस सैंपल में ऐसे आड़े तिरछे कुछ डायपोल्स पड़े हुए थे।
ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि इन सब का जो भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखो कैपिटल एम को आज तक अपन मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे थे। अब कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से अपन ने क्या किया कि मैग्नेटाइजेशन का नाम तो एम ही रहना है हमेशा, तो इसको तो एम लिख दिया, लेकिन जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट थे जिसको कैपिटल एम लिखते थे उसको मैंने स्मॉल एम नेट से डिनोट कर दिया है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ थी, ये आपने क्या कर दिया, ऐसा नहीं किया है। तो बेसिक डेफिनेशन याद रखना, बाकी ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब ऊपर देख, ये कैपिटल एम इज इक्वल टू, अगर मैं एक मैग्नेटिक मोमेंट मान ले एक लूप की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया से एरिया कट गया तो क्या बच गया, आई बाई एल। तो इसका मतलब ऊपर तो है एम्पियर, नीचे है लेंथ, तो एम्पियर पर मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो एम्पियर पर मीटर हो जाएगी, और डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, लेंथ नेगेटिव में है और एम्पियर ये गया, तो ऊपर एम्पियर इंटू ए एल, ऐसा बोल दो, ए एल माइनस 1, ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन, ठीक है। अगर मान ले किसी भी सैंपल के अंदर ढेर सारे ये मैग्नेटिक मोमेंट हैं, ढेर सारे, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है मैग्नेटाइज होने के लिए। मतलब इट इज़ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड ओवरऑल। मतलब ये कितनी अच्छी मैग्नेट बनी है या बन सकती है, ये इस बात का मेजर है कि उसके अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना। तो इस मटेरियल के अंदर जितने ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हैं उनको अपन ने डिनोट कर दिया है एम नेट से पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। इतना समझ गए। अब ये तो है एनसीईआरटी की बात, लेकिन जो अलग अलग बुक्स हैं वो बुक्स ये कहती हैं कि इससे आगे की जो कैलकुलेशन है वो मैग्नेटाइजेशन में ना करके अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में करें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिनोट किया जाता है आई से, इसलिए जब आप कोई बुक वगैरह पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको उसमें कैपिटल एम दिखा ही ना दे, उसमें सब कुछ आई से डिनोट हो रहा हो। आई से डिनोट करने में क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में ये यहाँ पर जो आपने लिख रखा है ना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें वो नेट ना निकाल के सिर्फ इंड्यूस कैलकुलेट करते हैं। तो वो बोलेंगे कि यहाँ पर आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि उससे यूनिट और डायमेंशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस दो तरीके से अप्रोच करते हैं एक चीज को, बस इतनी सी बात है। हाँ, वो जब रखने के बाद ही वो उसकी कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि अपन मटेरियल को बना रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, तो अप्रोच अलग अलग हैं, तो अपन को इसी अप्रोच से काम करना है जो यहाँ पे दी हुई है। आप लोग छापना शुरू कर दीजिए, हेडिंग लिखिए मैग्नेटाइजेशन, और जो चित्र बना हुआ है बोर्ड पे, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे लिख लिया जाए। आओ ये देखो भाई, यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें रट्टा मारने वाली है। आप लोगों को रट्टा तो मारनी है, दिखाई दे रहा है क्या पीछे तक छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि अपन ने एक सोलेनॉइड, अगर अपन एक अज्यूम करें, तो अपन ने एक सोलेनॉइड अज्यूम कर लिया। एक सोलेनॉइड अज्यूम करने पे क्या हो रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर इसमें आई करंट जा रही है, और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन बाई एल, और इसमें आई करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर एक मटेरियल को रखा है जिसको अपन को मैग्नेटाइज करना था। मतलब इन शॉर्ट हमको उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना ही पड़ेगा अगर उसे मैग्नेटाइज करना है। तो उसके लिए अपन ने एक सोलेनॉइड का सहारा लिया और अपन ने सोलेनॉइड के अंदर उस मटेरियल को रख दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनॉइड का है, सबको पता ही है। इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड इज फिल्ड विद अ मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, द नेट बी इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड में बी एक्सप्रेस्ड एज। तो अब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि अगर इसके अंदर जो भी कुछ मैग्नेटाइज हुआ है, अगर वो मैग्नेटाइज बी एम है और ये एक्सटर्नल वाला बी नॉट है, तो इसके अंदर टोटल कितना हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी एम।
समझ गई बात? वेयर BM इज द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर, मतलब इस मटेरियल की वजह से जो भी यहाँ पर आया है दैट इज BM, मतलब जो इंड्यूस तरीके से बाल सकते हैं। लेकिन जो BM है उस BM के बारे में बात ऐसी है कि जो BM मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आया है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के जितने भी आड़े तिरछे डायपोल मोमेंट पड़े थे मैग्नेटिक, उनकी वजह से है। तो इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी आती है वो कैपिटल M के प्रोपोर्शनल आता है। तो ये होता है BM इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल M, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। म्यू नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। समझ गए बात को? ठीक है। तो अभी तक के डिस्कशन में तुमने ये समझ लिया कि हमने एक मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर रख दिया है और सोलेनॉइड के अंदर रखने से उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, और जो भी इसके अंदर वो इंड्यूस वाला जो कंट्रीब्यूशन इसको मिला मटेरियल कोर की वजह से, उसकी वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है? M के, और वो वैल्यू है एग्जैक्टली म्यू नॉट इंटू M। इस फॉर्मूले में अब अपन वैल्यू चिपकाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में जान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे लिख लें, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसके बाद बताता हूं। किस्तों में लिखो, एक साथ मत लिखो। हाँ, कंटिन्यूएशन लिखते जाओ। चलो, कब आएगी? टेंशन आएगी ना? गलत कहते हैं, ये सही काम करती हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी तक में तुमने ये देख लिया कि अपन ने मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक मटेरियल को रख दिया, इससे उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। यहाँ पर एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, जो जिनका पिछली वाले से कोई लेना देना नहीं है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात ऐसी है कि आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड में, एक तरीके से समझिए, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है पूरे के पूरे मटेरियल को, उसको ही आप कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन मीडियम। मतलब आपने मीडियम, मतलब जो भी आसपास का मीडियम है, हो सकता है वैक्यूम हो सकता है एयर हो, कोई भी मीडियम हो, उसकी में जो भी इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो रिप्रेजेंट करती है। फील्ड इन विच मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिस फील्ड के अंदर मैग्नेटाइजेशन के लिए अपन मटेरियल को रखते हैं उस फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। H के बारे में बात ऐसी है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक मटेरियल। कोई मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा वो कितना लग रहा है उसका, अगर ये ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लग रहा है, कम है तो कम लग रहा है। सिंपल सी बात ये है कि जो H है, H होता है B बाई म्यू नॉट माइनस M। M अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, तो ये फॉर्मूला है H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट माइनस M। तो B बाई म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, M को इधर ले आएंगे तो H प्लस M हो जाएगा, B बनेगा म्यू नॉट H प्लस M। ठीक है, इतना चमक गया। अब बात यह है कि दोस्त, यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को भी आपको समझ लेना चाहिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहती है कि कोई भी मटेरियल कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, कोई भी मटेरियल कितने प्यार से वो मैग्नेट बन सकता है। अगर वो प्यार से मैग्नेट बन जाएगा तो उसका क्या मतलब है, अगर नहीं बनेगा तो उसका क्या मतलब है, वो डिस्कशन है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इजिली अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वही बात है जो भी बोली। इट्स डायमेंशन, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इंडिकेट्स वेदर अ मटेरियल विल बी अट्रैक्टेड टू पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक और रिपेल्ड फ्रॉम डाईमैग्नेटिक। ये देखो, ये जो बात लिखी है ना, इस बात को अभी लोड मत लेना, ये जो दो लाइनें लिखी हैं, क्योंकि अभी तुमको ये नहीं पता डाई पैरा फेरो क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मटेरियल को तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं डाईमैग्नेटिक, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक और एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पैरा और फेरो ये अट्रैक्ट करते हैं और जो डाईमैग्नेटिक होता है वो रिपेल करता है। जितने भी तुम्हारे बुलेट ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स जिस कॉन्सेप्ट पे लेविटेट करती हैं, मेजनर इफेक्ट, वो सारे के सारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कौन से मटेरियल होते हैं?
वो जब आगे पढ़ाएंगे तब बता देंगे एक बार वापस से कैसे काम करते हैं वो। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि कितनी आसानी से कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हाई है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, इसको काई पढ़ते हैं, स्पेलिंग यही है ना काई की? छी ये काई है चाई है क्या ये? छी काई है। So chi is mathematically defined as the ratio of magnetization to the applied magnetic field strength। मतलब ये तो हो गया मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और नीचे वाला क्या हो गया जिसमें तुमने मैग्नेटाइजेशन के लिए मटेरियल को रखा है, दैट इज एच। तो m बराबर हो जाएगा काई एच। तो m बराबर काई एच है। अभी तुमने पीछे फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। तो यहाँ पर m की जगह अपन ने क्या डाल दिया, काई एच। यहाँ से h कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस काई इंटू एच। 1 प्लस काई को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। और ये म्यू नॉट म्यू आर कैन बी रिटन एज म्यू, अच्छा वैसे लिख ही रखा है नीचे, म्यू नॉट म्यू आर कैन बी रिटन एज म्यू। तो यहाँ से म्यू आर की वैल्यू हो गई 1 प्लस काई, ये फॉर्मूला याद रखना है। और बाकी ये तो तुम ऑटोमेटिकली याद कर ही लोगे, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके बाद से मैं डाई पैरा फेरो ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, डाई पैरा फेरो। इससे पहले की दो चीज़ें अब आपको ये लिख लेनी चाहिए। आपने ये लिख लिया तो आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच के बारे में लिख लेना चाहिए, और उसके बाद दो लाइनें और, दैट्स इट। ये फॉर्मूले ही हैं क्वेश्चन में, इसमें से कोई थ्योरी का पार्ट नहीं आता। थ्योरी के पार्ट में बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, तो वो तुम्हें पता ही दिया डेफिनेशन। अगली क्लास में चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।